इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा का बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर कहा है, आजम खान और अब्दुल्ला आजम फरार नहीं है, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। ये तजीन फातिमा ने दावा किया है। 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। अब्दुल्ला आजम पिता आजम खान के साथ ही मौजूद है। तो आजम खान और अब्दुल्ला ने सुरक्षा वापस नहीं की है, ये भी उन्होंने कहा है, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि आजम खान ने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। उन्होंने अपनी आमद करवा ली है पुलिस मुख्यालय में। लेकिन देखिए, प्रेस विज्ञप्ति वाला एक पत्र जारी किया है तज़ीन फातिमा ने। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उबैदुर रहमान, क्या कुछ कहा है तज़ीन फातिमा जी ने अपने इस लेटर में, किन किन बातों पर वो बोल रही हैं? जब कहा गया था कि जो आजम खान की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे हुए थे और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे, उनको आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने वापस कर दिया है। और उसके बाद ये जानकारी नहीं दी है कि वो कहाँ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि आजम खान को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। तो इसलिए 3 पुलिसकर्मी उनके साथ थे और एक उनके जो बेटे अब्दुल्ला आजम हैं वो भी विधायक हैं, आजम खान भी विधायक हैं। दोनों की सुरक्षा कर्मी जो रामपुर पहुंचे थे, उन्होंने रामपुर पुलिस को जानकारी दी थी कि उन सभी पुलिसकर्मियों को वापस कर दिया गया है। इसके बाद जो रामपुर पुलिस के जो बयान था, उसके आधार पर जब ये खबरें चली कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम का पता नहीं है और सुरक्षा कर्मी वापस कर दिए हैं, क्या इसकी क्या वजह हो सकती है, तो इसके बाद ये सफाई आई है। आजम खान की पत्नी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने ये चिट्ठी जारी करके कहा है कि उनके पति जो हैं वो 22 सितंबर से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल, तो तमाम चीजें ये कही गई हैं। शुक्रिया आपको उबैदुर रहमान जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन 28 और राष्ट्रीय अधिवेशन 29 सितंबर को होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में इस बार मुलायम सिंह की पीढ़ी के नेताओं का भाव दिखेगा। पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार सम्मेलन अखिलेश यादव पर केंद्रित होगा। सम्मेलन में अखिलेश यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये ताज कांटों भरा होगा, क्योंकि सम्मेलन सियासी फलक पर पार्टी को ताकत देने के साथ ही नई चुनौतियों से भी रूबरू कराएगा। लाल शपथ की हो गई तैयारी, होर्डिंग पोस्टर से प्रहार की बारी, 24 के लिए सज गया पथ, लाल शपथ अखिलेश का अग्निपथ। समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए चुनावी जमीन तैयार करने की रणनीति बना रही है। 28 और 29 सितंबर को लखनऊ में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। मिशन 2024 के लिहाज से पार्टी का यह खास आयोजन माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी का 28 सितंबर को प्रांतीय और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, अधिवेशन होगा, और इसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव भी किया जाएगा। सपा अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में लखनऊ की सड़कें पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पट गई हैं। इनमें मुलायम और अखिलेश की बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। सपा के प्रांतीय और राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर रमाबाई अंबेडकर मैदान, जो कि कार्यक्रम स्थल है, वहां तक पूरा जो रास्ता है समाजवादी पार्टी के होल्डिंग और बैनर से पटा हुआ है। जो परिसर है रमाबाई अंबेडकर मैदान का, वहां पर भी आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से गेट से लेकर और अंदर तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर ये बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए दिख रहे हैं। पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये होल्डिंग लगवाए गए हैं। इस बार का सम्मेलन अखिलेश के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे में पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह भी इसमें शामिल होंगे। नेताजी स्वयं मौजूद रहेंगे और जो नेताजी के हम लोग के जो पहले के नेता हैं, जो आज हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। सबको बुलाया गया है। उन्हीं के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी और नौजवान आगे बढ़ रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। सपा के सम्मेलन और अधिवेशन में शामिल होने के लिए नेता और कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच चुके हैं। इनमें से कई कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर ही निकल पड़े। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन के लिए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कन्हैया निषाद हैं, जो साइकिल चलाते हुए समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं और सपा के राज्य अधिवेशन में भाग लेने के लिए कुशीनगर से लखनऊ तक साइकिल यात्रा, ये इनकी साइकिल के आगे बोर्ड लिखा है। अखिलेश के चाचा शिवपाल पहले ही अलग हो चुके हैं। हालांकि राज्य के सबसे बड़े सियासी परिवार के सभी सदस्य अखिलेश को अपना नेता मान चुके हैं।
ऐसे में अखिलेश यादव को फिर से सपा का अध्यक्ष चुना जाएगा। साथ ही अधिवेशन में ऊर्जावान सदस्यों को तवज्जो दी जा सकती है। दूसरे दल से आए नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आंदोलन से निकले नेताओं को भी मौका दिए जाने की चर्चा है। निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। अखिलेश के सामने अब चुनौतियां पहले से अधिक होंगी। पहले नगरीय निकाय और फिर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है। कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में पिछली गलतियों से सीख लेते हुए अखिलेश को इस बार संगठन को नए सिरे से सक्रिय करना होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव का एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना जाना तय है, लेकिन उनके सर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज होगा, अगर कहा जाए कि वो एक कांटों भरा ताज होगा तो शायद गलत नहीं। निकाय के चुनाव बिल्कुल करीब हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कई ऐसे फैसले लेने होंगे जो ये बताएं कि वो नेतृत्व करने में पार्टी के पुराने नेताओं से कहीं भी कमतर नहीं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। कल से शुरू हो रहे सपा के अधिवेशन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सपा को एक परिवार की पार्टी बताया। हमको उसमें क्या देखना है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। जो परिवार है वही परिवार फिर बदल करके फिर इधर से उधर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में हमको उसमें क्या देखना है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। जो परिवार है वही परिवार फिर बदल करके फिर इधर से उधर हो जाएंगे। इसके अलावा खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। योगी कैबिनेट से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। राज्य योजना आयोग का नाम बदलने पर भी फैसला हुआ है। योजना आयोग का नाम स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन होगा। तो जैव ऊर्जा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनेगा। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है? प्रस्ताव जो है उनको आज मंजूरी मिली है, जिसमें से अगर हम बात करें जैव ऊर्जा की तो वो देखिए एक बड़ा प्रस्ताव है। इससे एक तरफ जो पराली जलाई जाती है और पर्यावरण को नुकसान होता है वो दूर होगा और इससे यहाँ पर सब्सिडी भी दी जाएगी इसके बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए जैव ऊर्जा नीति 2022 का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिली है। अयोध्या की अगर बात करें तो देखिए आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में, विश्व स्तरीय नगरी के रूप में जिसका विकास हो रहा है तो वहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए वहाँ पर फैसिलिटी सेंटर के निर्माण का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई है। नगर विकास विभाग की अगर बात करें मुजफ्फरनगर नगर पालिका और गोंडा कटरा नगर पंचायत, ठीक है, तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है साफ तौर पर। शैलेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पूर्वांचल की सियासी जो हालात है अभी जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। भाजपा ने यहां पर 2022 की विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ बड़ी जीत हासिल की। तो वहीं सपा के साथ राजभर की सुभाषपा ने भी अपना जनाधार बढ़ाया था, लेकिन सपा से गठबंधन तोड़ने और पार्टी में बगावत होने के बाद वही राजभर जनाधार को और मजबूती देने में अब जुटे। सावधान यात्रा से राजभर का सियासी संदेश। वो लोग रो रहे हैं कि हम लोग गलत कदम उठा लिए। सवाल उठाने वालों पर बड़ा अटैक। हमसे नाराज नेता समाजवादी पार्टी के दरबार में क्यों जा रहे हैं? भोलेनाथ की नगरी से अपनों को मंत्र। हमारे जो विचारधारा सोच के पार्टी के नेता हैं आज वो खुशी में हैं। बागियों को खुला चैलेंज। कहा कि साहब 5,000 रुपया हमको रोज मिलता है, इसी नाते हम जहां भेज देते हैं वहीं चले जाते हैं। काशी में पीला घेरा। कटप्पा का बाहुबली खेला। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपना राजनीतिक रंग और चटक करने को जुटे पड़े हैं। सपा से अलग होने के बाद उनका पूरा ध्यान अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने पर है, ताकि चुनाव में अपने आधार वोट बैंक का इस्तेमाल कर प्रभाव दिखा सकें। नुक्कड़ सभाओं और बड़ी रैलियों के माध्यम से वो जनता के बीच सुभाषपा के मुद्दों को प्रमुखता से न सिर्फ पहुंचा रहे हैं बल्कि पार्टी के बागियों को भी बड़ा संदेश दे रहे हैं।
मिशन 24 पर निकले ओपी राजभर ने शिव की नगरी काशी में जीत की हुंकार लगाई और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नगर निकाय चुनाव अकेले अपनी दम पे चुनाव हम लड़ेंगे, हमारे नेता लड़ेंगे। एक तरफ ओपी राजभर ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया तो विरोधियों पर भी करारा वार किया। वो लोग रो रहे हैं कि हम लोग गलत कदम उठा लिए और हमारे जो विचारधारा सोच के पार्टी के नेता हैं आज वो खुशी में हैं। हमसे नाराज नेता समाजवादी पार्टी के दरबार में क्यों जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के दरबार में जाके माल ले रहे हैं, आके चिल्ला रहे हैं। वाराणसी के मुनारी मैदान में भारी भीड़ जुटाकर ओम प्रकाश राजभर ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को सावधान किया बल्कि ये जताने की कोशिश की कि राजभर समाज के नेता आज भी वही हैं। ये तो आंदोलन की गर्मी है। लोग ओम प्रकाश राजभर को लोगों में विश्वास है कि नहीं, हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित के लिए लड़ रहा है, ये उनको भरोसा है। एक तरफ ओपी राजभर अपने विरोधियों पर बरसे तो उनके बेटे अरुण राजभर ने विरोध करने वालों को दगा कारतूस बता दिया। इतने लोग दगे हुए कारतूस हैं, उनके अंदर इतनी बेचैनी है क्योंकि अब उनके पास जो कल तक लाखों की भीड़ में ज्ञान बांटा करते थे, अब उनको 500 लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं कि हम उनको ज्ञान सुनाए। तो इसलिए वो सभी लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के कारवां को रोकने आए थे और स्वतः कमरे में बैठ करके वो रुक गए। सपा से नाता तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर यूपी में एक मजबूत सहारा तलाश रहे हैं। ऐसे में राजभर को भाजपा के साथ जाने में फिलहाल फायदा दिख रहा है। हालांकि उन्होंने सियासी पत्ते नहीं खोले लेकिन संकेत जरूर दे दिए। लोकसभा का चुनाव जब चुनाव आता है तो गठबंधन होते हैं और देश और प्रदेश में राजनीति में गठबंधन का चुनाव हो रहा है। गठबंधन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आएगा टाइम तो देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही 1.5 साल का वक्त बाकी है लेकिन सियासी एजेंडा और समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है तो जनता के बीच जाना होगा। यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और इस यात्रा की एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखाएगा और इस यात्रा के साथ मुनारी मैदान में ओम प्रकाश राजभर की हुंकार को भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बागी नेता महेंद्र राजभर और उनके समर्थकों ने नई पार्टी का गठन किया। पहले बागी नेताओं के कार्यक्रम को प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही पार्टी का गठन किया। सभी ने मिलकर महेंद्र राजभर को नई नवेली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के नाम पर भी मोहर लगाई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दो फाड़, राजभर पर कटप्पा का बाहुबली प्रहार, पार्टी बनाने से रोका, बागियों ने खोला मोर्चा, सड़क पर एक्शन, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का गठन। जिस सुभाषपा को दिन रात एक कर ओपी राजभर ने नई ऊंचाई पर खड़ा किया, वो पार्टी अब दो फाड़ हो गई है। सुभाषपा के बागियों ने मऊ प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने के बाद भी सड़क पर ही नई पार्टी का गठन कर दिया, जिसका नाम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी रखा गया। पार्टी के गठन के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। नई पार्टी के गठन के बाद कार्यकर्ताओं ने एक सुर में महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा को अध्यक्ष नियुक्त किया और उनका सम्मान करते हुए हाथ में गदा भी थमाई, जिसके बाद महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को परिवारवादी पार्टी बना करके और बाकी सीटों पर उन्होंने सौदा किया। कोई ऐसी सीट नहीं है जहां 4 करोड़ 3 करोड़ से कम रुपया लिए हों। वहीं नई पार्टी के उपाध्यक्ष ने ओपी राजभर पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लगभग 19-20 वर्षों से ओम प्रकाश राजभर ने घूम घूम के मंचों के माध्यम से कहा करते हैं
कि राजभर समाज के लोग हमको वोट दो, रैली करो, रुपया दो। राजभर समाज ने लगभग 20 वर्षों से इनको दे रहा है, लेकिन एक भी राजभर के बेटा बेटी को सिपाही दारोगा चपरासी नहीं बनाए। हालांकि नई पार्टी के गठन को लेकर बागियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस जगह पर पार्टी का गठन होना था वहां कार्यक्रम करने की प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई। बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ ओपी राजभर यूपी से बिहार तक सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टियों के बागियों ने नया दल बनाकर उनको चुनौती देने की तैयारी कर ली है। ऐसे में 2024 का चुनाव सुभाषपा के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सत्याग्रह में बाद देश भर में चलाए गए एनआईए समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के पीएफआई के खिलाफ चलाए गए बड़े ऑपरेशन की सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने पीएफआई के प्लान पी का पर्दाफाश कर दिया। एनआईए के साथ ही ईडी ने पीएफआई के खिलाफ रेड में काफी कुछ इन्हें अंजाम दिया है। इसमें यूपी एटीएस और एसटीएफ ने प्रदेश के 26 जिलों में रेड मारी और 57 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। पीएफआई के प्लान दहशत पर बड़ा प्रहार। पीएफआई को लेकर देश भर में एक बार फिर से रेड का सिलसिला जारी है। केरल से लेकर असम तक एनआईए का वार। दिल्ली यूपी एमपी में टेरर लिंक की पड़ताल। पश्चिमी यूपी में पीएफआई के खिलाफ एजेंसियों की यलगार। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में ठिकानों पर रेड की गई। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में छापा। आज की रेड का सूत्रधार शफीक पायत है और उससे पूछताछ में कई ऐसे संगठनों की जानकारी मिली है जो पीएफआई को सीधे तौर पर रुपया भेजते थे। उसमें एक संगठन रेहाब इंडिया फाउंडेशन भी है। सहारनपुर, बुलंदशहर, लखनऊ और सीतापुर में भी रेड। दहशतगर्दी का प्लान डिकोड। पीएफआई पर सुरक्षा एजेंसियों की आखिरी चोट। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए, ईडी, यूपी एटीएस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रदेश में इस कार्रवाई का सूत्रधार सुरक्षा और जांच एजेंसियों के शिकंजे में आया शफीक पायत है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पीएफआई से ताल्लुक रखने वाला शफीक पायत वो शातिर है जो हवाला के जरिए अमनो अमान के खिलाफ फंडिंग करता था। लखनऊ में ईडी के दफ्तर पर पूछताछ में इसने कई खुलासे किए। लखनऊ, शामली, बुलंदशहर, गाजियाबाद। टेरर फंडिंग के खिलाफ एक बार फिर सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने देश भर में बड़ी कार्रवाई की है। केरल से लेकर असम, दिल्ली से यूपी और एमपी तक बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यूपी में एनआईए, यूपी एटीएस और एसटीएफ ने ऑपरेशन पीएफआई को अंजाम दिया। इस बार की कार्रवाई में ईडी भी शामिल रही। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी छापेमारी मनी ट्रेल को लेकर की गई। पीएफआई को लेकर देश भर में एक बार फिर से रेड का सिलसिला जारी है और इस बार एनआईए के साथ यूपी में ईडी, एटीएस और एसटीएफ भी इस छापेमारी में सहयोग कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बार की छापेमारी मनी ट्रेल को लेकर है, यानी पीएफआई के बैंक खातों में जिस तरह से विदेशों से रुपया आया है उसकी ट्रेल करने के लिए ये रेड की जा रही है। यूपी में करीब 26 जिलों में सुरक्षा एजेंसियों ने रेड मारी, जिसमें 57 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से कई दस्तावेज और अहम सबूत बरामद हुए हैं, जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। इस रेड के उपरांत मौके पे बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। अब आपको सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन पी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने
गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, सीतापुर समेत 26 शहरों में रेड छापेमारी के दौरान 57 संदिग्ध हिरासत में लिए। सुरक्षा और जांच एजेंसियों की पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का सूत्रधार शफीक पायत बताया जा रहा है। आज की रेड का सूत्रधार शफीक पायत है। केरल से गिरफ्तार हुआ शफीक कतर का रहने वाला शफीक हवाला के जरिए फंडिंग करता है। हाथरस कांड के दौरान शफीक ने 21 लाख रुपए भेजे। 21 लाख रुपए पीएफआई के महासचिव रऊफ शरीफ को भेजे गए। दोहा बैंक में अपने खाते से रऊफ के अकाउंट में रकम भेजी। विदेशों से सामान खरीदारी के नाम पर पीएफआई को पैसे भेजता था। के कोझीकोड से गिरफ्तार शफीक पायत इस रेड का सूत्रधार है। ईडी शफीक पायत से इसी लखनऊ के जोनल ऑफिस में पूछताछ कर रही है। उसको 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। ईडी के अधिकारी शफीक पायत से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि शफीक पायत पीएफआई के साथ ही एसडीपीआई का भी सक्रिय सदस्य है और कतर में रहकर देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग करता था। हाथरस कांड में भी उसने पीएफआई के महासचिव के रऊफ शरीफ के खाते में 21 लाख रुपए भेजे थे। ये बड़ा खुलासा शफीक पायत से पूछताछ में सामने आया है। ये पता चला है कि साउथ इंडियन बैंक के उसके खाते से ये रकम रऊफ शरीफ के आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक के खातों में ट्रांसफ़र की गई थी। ये रकम कई लोगों से जुटाकर देश में हिंसा भड़काने, शांति व्यवस्था भंग करने और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए भेजी गई थी। रऊफ शरीफ को सुरक्षा एजेंसियां पहले गिरफ्तार कर चुकी हैं। उससे पूछताछ में इसका नाम आया था। शफीक पायत का नाम आने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। ईडी ने उससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं। ये भी पता चला है कि उसका दोहा बैंक में खाता था जिससे वो अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफ़र करता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।